गेहूं भारत में एक बहुत जरूरी फसल है। हम इसे गेहूं कहते हैं। ये हमारे देश के बहुत से लोगों का मुख्य भोजन है। हम गेहूं के आटे से रोटी, चपाती और ब्रेड बनाते हैं। ये वो खाना है जो हम रोज खाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग इसे खाते हैं। गेहूं भारत के बड़े हिस्सों में उगाया जाता है। यह हमारी खाद्य सुरक्षा का एक जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब है कि सबके लिए पर्याप्त खाना होना। गेहूं के सुनहरे खेत सर्दियों में आम नजारा है। वे हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और हमारे देश को खिलाने वाले भोजन को दर्शाते हैं। इस अनाज का एक छोटे से बीज से हमारी थाली में भोजन बनने तक का सफर बहुत दिलचस्प है, जो सावधानी पूर्वक योजना और समर्पित प्रयासों से भरा है। गेहूं की लोकप्रियता उसकी बहुमुखी प्रतिभा और पोषण मूल्य से आती है। ये ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, जो हमें पूरे दिन सक्रिय रखता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन भी होते हैं। भारत में गेहूं सिर्फ एक फसल से ज्यादा है। ये हमारी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा है। कई त्योहार और सामुदायिक गतिविधियां कटाई के मौसम से जुड़ी हैं। किसानों के लिए गेहूं उगाना आय का एक प्रमुख स्रोत है। ये लाखों परिवारों की आजीविका का समर्थन करता है, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में। इन राज्यों को अक्सर भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि वे इस जरूरी अनाज का इतना उत्पादन करते हैं। गेहूं को सफलतापूर्वक उगाने के लिए ज्ञान और सावधानी पूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ये एक रबी फसल है, जिसका मतलब है कि इसे सर्दियों में बोया जाता है और वसंत में काटा जाता है। सर्दियों का ठंडा मौसम गेहूं के पौधे को मजबूत और स्वस्थ बढ़ने के लिए एकदम सही होता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है और मौसम गर्म होता जाता है, दाने पकने लगते हैं, हरे से एक सुंदर सुनहरे पीले रंग में बदल जाते हैं। यह संकेत देता है कि कटाई का समय नजदीक है। इस चक्र को समझना किसी भी नए किसान के लिए पहला कदम है, जो गेहूं उगाना चाहता है। पूरी प्रक्रिया मिट्टी तैयार करने से लेकर दानों को स्टोर करने तक, अच्छी पैदावार और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए विस्तार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये गाइड आपको गेहूं की खेती में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए सभी जरूरी जानकारी देगा। हम बात करेंगे कि बीज कब और कैसे बोना है। हम सबसे अच्छी तरह की मिट्टी और उसे कैसे तैयार करना है, इस पर चर्चा करेंगे। हम सही बीज चुनने, उर्वरक का उपयोग करने और फसल को सही ढंग से पानी देने जैसे जरूरी विषयों को भी शामिल करेंगे। कीट और बीमारियां फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसीलिए हम सीखेंगे कि अपने पौधों की रक्षा कैसे करें। अंत में हम पक्की हुई फसल की कटाई और दानों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के सबसे अच्छे तरीकों के बारे में बताएंगे। हमारा लक्ष्य इस जानकारी को सरल और समझने में आसान बनाना है, यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो खेती के लिए पूरी तरह से नया है। गेहूं की अच्छी फसल के लिए पहला कदम बुवाई के लिए सही समय और जगह चुनना है। भारत में गेहूं बोने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के अंत से नवंबर के अंत तक है। इस अवधि के दौरान बुवाई करने से बीज ठंडी मिट्टी में अंकुरित हो पाते हैं और कड़ाके की सर्दी आने से पहले मजबूत जड़ें बना लेते हैं। अगर आप बहुत जल्दी बोते हैं तो पौधों को हीट स्ट्रेस हो सकता है। अगर आप बहुत देर से बोते हैं तो फसल को गर्मी का मौसम आने से पहले पकने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा, जिससे दानों का आकार और गुणवत्ता कम हो सकती है। जगह भी बहुत जरूरी है। गेहूं ठंडी, सूखी सर्दियों और धूप वाले दिनों वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छा उगता है। यही कारण है कि भारत के उत्तरी मैदान इसकी खेती के लिए आदर्श है। मिट्टी तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो पूरे फसल चक्र के लिए मंच तैयार करता है। गेहूं को अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो रेत, गाद और मिट्टी का मिश्रण होती है। इस प्रकार की मिट्टी पर्याप्त नमी रखती है, लेकिन जल भराव नहीं होता, जिससे जड़ों को नुकसान हो सकता है। बुवाई से पहले खेत को 2 या 3 बार जोतना चाहिए। इससे मिट्टी के बड़े ढेले टूट जाते हैं और मिट्टी नरम और महीन हो जाती है। जुताई के बाद खेत को लकड़ी के पटले या लेवलर का उपयोग करके समतल करना चाहिए। एक समतल खेत सुनिश्चित करता है कि सिंचाई के दौरान पानी समान रूप से फैले और सीडों के समान अंकुरण में मदद करता है। इस चरण के दौरान बीड्सों और पिछली फसल के अवशेषों को हटाना भी आवश्यक है। सही किस्म के बीज चुनना मिट्टी तैयार करने जितना ही जरूरी है। गेहूं की कई अलग अलग किस्में उपलब्ध हैं और आपको ऐसी किस्म चुननी चाहिए
जो आपके स्थानीय जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियों के अनुकूल हो। कृषि विश्वविद्यालय और स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र या केवीके आपके क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी किस्मों पर उत्कृष्ट सलाह प्रदान कर सकते हैं। कुछ किस्में आम बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, जबकि अन्य अधिक उपज दे सकती हैं। एक विश्वसनीय स्रोत से प्रमाणित बीज का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। प्रमाणित बीज स्वस्थ, शुद्ध होते हैं और उनमें अंकुरण दर अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि अधिक बीज स्वस्थ पौधों में अंकुरित होंगे, जिससे आपकी फसल के लिए एक बेहतर शुरुआत होगी। एक बार जब खेत तैयार हो जाता है और आपने अपने बीज चुन लिए होते हैं, तो बुवाई का समय आ जाता है। सीड ड्रिल मशीन इस काम के लिए सबसे प्रभावी उपकरण है। यह सीडों को सही गहराई पर और सीधी पंक्तियों में बोती है, जिससे खरपतवार निकालने और सिंचाई जैसे भविष्य के कार्य बहुत आसान हो जाते हैं। सीडों को लगभग 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। उन्हें बहुत गहरा बोने से वे अंकुरित नहीं हो सकते हैं, जबकि उन्हें बहुत उथला बोने से वे पक्षियों और पेस्ट्सों के संपर्क में आ सकते हैं। पंक्तियों के बीच सही दूरी बनाए रखना, आमतौर पर लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर, प्रत्येक पौधे को बढ़ने और धूप पाने के लिए पर्याप्त जगह देने के लिए महत्वपूर्ण है। गेहूं की फसल के अच्छी तरह बढ़ने और ज्यादा पैदावार देने के लिए सही सिंचाई या पानी देना बहुत जरूरी है। गेहूं को अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान लगभग 4 से 6 बार पानी की जरूरत होती है, जो मिट्टी के प्रकार और स्थानीय मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। पहली सिंचाई बहुत जरूरी है और बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद दी जानी चाहिए। इस अवस्था को क्राउन रूट इनिशिएशन या CRI अवस्था कहा जाता है, जब पौधे की मुख्य जड़ें विकसित होती हैं। पानी के लिए अन्य महत्वपूर्ण अवस्थाएं टिलरिंग अवस्था, जब नई जड़ें बढ़ती हैं, फूल आने की अवस्था और दाना भरने की अवस्था शामिल है। इन समयों के दौरान यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि खेत में पर्याप्त नमी हो, लेकिन ज्यादा पानी देने से बचें, क्योंकि इससे जलभराव और बीमारी हो सकती है। जैसे लोगों को बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को पोषक तत्वों की जरूरत होती है। गेहूं को पोषक तत्वों की संतुलित आपूर्ति की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बुवाई से पहले मिट्टी का परीक्षण यह जानने का एक अच्छा तरीका है कि आपकी मिट्टी को वास्तव में क्या चाहिए। आमतौर पर फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी खुराक, साथ ही नाइट्रोजन की आधी खुराक बुवाई से पहले अंतिम जुताई के दौरान मिट्टी में डाली जानी चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 विभाजित खुराकों में डाला जा सकता है। पहली खुराक पहली सिंचाई के साथ दी जानी चाहिए और दूसरी खुराक फूल आने की अवस्था से पहले। गोबर या गोबर जैसी जैविक खाद का उपयोग करना भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह मिट्टी के स्वास्थ्य और संरचना में सुधार करता है। फसल को पेस्ट्सों और बीमारियों से बचाना हर किसान की एक बड़ी जिम्मेदारी है। गेहूं को प्रभावित करने वाली आम बीमारियों में रस्ट, जो पीली, भूरी या काली हो सकती है, लूज स्मट और पाउडरी मिल्ड्यू शामिल है। रस्ट पत्तियों और तनों पर छोटे, रंगीन पुस्ट्यूल के रूप में दिखाई देती है। इन बीमारियों को रोकने के लिए बीमारी प्रतिरोधी बीज किस्मों का उपयोग करना सबसे अच्छा है। यदि आपको बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको तुरंत एक स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद अनुशंसित फफूंदनाशक का छिड़काव करना चाहिए। दीमक जैसे कीट जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि एफिड पौधों से रस चूस सकते हैं। खेत की नियमित निगरानी इन समस्याओं का महत्वपूर्ण नुकसान होने से पहले जल्दी पता लगाने और नियंत्रण में मदद करती है। खरपतवार प्रबंधन गेहूं की फसल के पोषण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। खरपतवार ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो खेत में उगते हैं और गेहूं के पौधों के साथ पानी, पोषक तत्वों और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा फसल की पैदावार को काफी कम कर सकती है। गेहूं के खेतों में आम वीड्सों में फलारिस माइनर, जिसे गुल्ली डंडा भी कहा जाता है, और चिनोपोडियम एल्बम या बथुआ शामिल है। खरपतवार निकालना हाथ से खुरपी से किया जा सकता है, खासकर शुरुआती अवस्था में। बड़े खेतों के लिए कीटनाशकों या शाकनाशकों का उपयोग करना एक अधिक व्यावहारिक विकल्प है। पहली निराई बुवाई के 30 से 35 दिनों के भीतर की जानी चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो पहली सिंचाई के बाद दूसरी निराई की जा सकती है। एक साफ, खरपतवार मुक्त खेत गेहूं के पौधों को पनपने देता है। कटाई गेहूं की खेती के चक्र में अंतिम और सबसे प्रतीक्षित कदम है। यह वह समय है जब किसान अपनी कड़ी मेहनत का फल प्राप्त करते हैं। फसल कटाई के लिए तब तैयार होती है जब दाने कठोर हो जाते हैं
और उनमें नमी की मात्रा लगभग 12 से 14% तक गिर जाती है। इसे जांचने का एक सरल तरीका यह है कि एक दाना काट कर देखें। यदि यह एक चटकने की आवाज करता है तो यह तैयार है। पौधे भी सुनहरे पीले रंग के हो जाएंगे और पत्तियां सूख जाएंगी। ये आमतौर पर मार्च के अंत से अप्रैल के अंत तक होता है। सही समय पर कटाई करना बहुत जरूरी है। यदि आप बहुत जल्दी कटाई करते हैं तो दाने नरम और सिकुड़े हुए होंगे। यदि आप देर करते हैं तो दाने बिखर सकते हैं और बालियों से गिर सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। कटाई दो तरीकों से की जा सकती है, हाथ से या मशीन से। हाथ से कटाई दरांती का उपयोग करके की जाती है। किसान पौधों को जमीन के पास से काटते हैं, उन्हें बंडल में बांधते हैं और उन्हें कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए खेत में छोड़ देते हैं। यह तरीका छोटे खेतों पर आम है। बड़े खेतों के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करना बहुत अधिक कुशल है। कंबाइन हार्वेस्टर एक बड़ी मशीन है जो फसल काटती है, भूसे से दानों को अलग करती है और दानों को एक ही ऑपरेशन में साफ करती है। इससे बहुत समय और श्रम बचता है। कटाई के बाद भूसा, जिसे भूसा या टूड़ी कहा जाता है, जो पीछे बचता है, एक मूल्यवान उप उत्पाद है जिसका उपयोग पशु चारा के रूप में किया जाता है। एक बार जब दाने काटे और ग्रेन्सदार हो जाते हैं तो उन्हें भंडारण से पहले ठीक से साफ और सुखाया जाना चाहिए। दानों को एक साफ सूखी सतह पर, जैसे तिरपाल की चादर या सीमेंटेड फर्श पर कुछ दिनों के लिए धूप में फैलाना चाहिए। ये नमी की मात्रा को और कम करने में मदद करता है, जो सुरक्षित दीर्घकालिक भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है। उचित सुखाने से फफूंदी और कवक के विकास को रोका जा सकता है और दानों को पेस्ट्सों के हमलों से बचाया जा सकता है। सूखने के बाद दानों को किसी भी शेष भूसी, धूल, मिट्टी या खरपतवार के बीज को हटाने के लिए साफ किया जाना चाहिए। साफ दानों का बाजार मूल्य बेहतर होता है और उनकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है, जिससे किसान को अपनी उपज का अच्छा दाम मिलता है। भंडारण फसल को खराब होने और पेस्ट्सों से बचाने का अंतिम कदम है। दानों को एक साफ, सूखे और अच्छी तरह हवादार भंडारण कक्ष में संग्रहित किया जाना चाहिए। भंडारण के लिए नए बारदानों का उपयोग करना सबसे अच्छा है। यदि आप पुराने बारदानों का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि उन्हें अच्छी तरह से साफ किया गया है और धूप में सुखाया गया है, ताकि किसी भी छिपे हुए पेस्ट्सों या उनके अंडों को मारा जा सके। बारदानों को लकड़ी के तख्तों या प्लास्टिक की शीट पर ढेर किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें नम फर्श के सीधे संपर्क में आने से रोका जा सके। संग्रहित दानों को वीविल और कृंतकों जैसे पेस्ट्सों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों या अनुशंसित रासायनिक गोलियों का उपयोग करना भी एक अच्छा अभ्यास है। इन सरल भंडारण प्रथाओं का पालन करके किसान यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत से प्राप्त फसल लंबे समय तक सुरक्षित। सरसों, जिसे हम प्यार से सरसों कहते हैं, हमारे देश के किसानों के लिए सिर्फ एक फसल से कहीं ज्यादा है। यह एक सुनहरा खजाना है जो हमारे खेतों और हमारे जीवन को खुशहाली से भर देता है। जब हम सर्दियों में सूरज की रोशनी में पीले फूल खिलते हुए देखते हैं तो हर किसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह फसल हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। इसके बीजों से निकाला गया तेल लगभग हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल होता है, जिससे स्वादिष्ट खाना बनता है। इस ज्यादा मांग से यह तय हो जाता है कि सरसों उगाने वाले किसानों के लिए हमेशा एक तैयार बाजार होता है, जिससे लाखों किसान परिवारों के लिए यह आय का एक भरोसेमंद जरिया बन जाता है। सरसों की फसल का महत्व रसोई से कहीं ज्यादा है। खली, जो तेल निकालने के बाद बच जाती है, हमारे पशुओं के लिए एक बहुत ही पौष्टिक चारा होती है। ये हमारे पशुओं को स्वस्थ और उत्पादक रखने में मदद करती है, जिससे किसान को आर्थिक लाभ होता है। इसके अलावा सरसों के पौधे मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी गहरी जड़ें मिट्टी को ढीला करने में मदद करती हैं और जो जैविक पदार्थ वे पीछे छोड़ते हैं, वह अगली फसल के लिए जमीन को उपजाऊ बनाता है। यह फसल चक्र के लिए एक बढ़िया विकल्प है, जिससे हमारी कीमती खेती की जमीन की लंबे समय तक उर्वरता बनी रहती है। कई छोटे और सीमांत किसानों के लिए सरसों की खेती आर्थिक स्थिरता का एक रास्ता है। यह एक मजबूत फसल है जो अलग अलग मौसम की स्थिति को झेल सकती है और कई दूसरी व्यावसायिक क्रोपों की तुलना में इसे कम पानी की जरूरत होती है। यह लचीलापन इसे कम जोखिम वाला काम बनाता है, जो सीमित संसाधनों वाले किसानों के लिए एक जरूरी बात है।
सरकार भी सरसों की खेती को अलग अलग योजनाओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके बढ़ावा देती है, जो किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। सरकार का यह प्रोत्साहन किसानों को बेहतर बीज और तरीकों में निवेश करने में मदद करता है, जिससे बेहतर पैदावार और ज्यादा मुनाफा होता है। तो जैसे ही हम बुवाई के मौसम की तैयारी करते हैं, इस सुनहरी फसल के इमेंस मूल्य को समझना जरूरी है। ये सिर्फ अनाज पाने के लिए नहीं है, हमारे परिवारों को हमारे देश को खुशहाल, स्वस्थ और स्थिरता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सभी तकनीकों को अपनाकर और फसल को देखभाल देकर जिसकी उसे जरूरत है, हम यह तय कर सकते हैं कि हमारे खेत सरसों के ब्राइट प्रॉमिसिंग पीले रंग से चमकते रहे। ये हमारी कड़ी मेहनत, जमीन से हमारे जुड़ाव और उस उज्जवल भविष्य का प्रतीक है जो कृषि हम सभी के लिए वादा करती है। एक अच्छी सरसों की फसल का सफर पहला बीज बोने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। यह जमीन तैयार करने से शुरू होता है। हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों में सरसों बोने का सही समय सितंबर के आखिर से अक्टूबर के आखिर तक होता है। सही समय पर बुवाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह फसल को सही ठंडे और सूखे मौसम में बढ़ने देता है, जो बेहतर बीज बनने और तेल की मात्रा में मदद करता है। बुवाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। मिट्टी को बारीक और ढीला बनाने के लिए जमीन को 2 से 3 बार जोतने की सलाह दी जाती है। जुताई के बाद खेत को समतल करने के लिए एक पाटा का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह एक समान अंकुरण सुनिश्चित करता है और सिंचाई को आसान बनाता है। सही तरह का बीज चुनना शायद किसान का सबसे जरूरी फैसला है। अच्छी क्वालिटी के प्रमाणित बीज अंतिम पैदावार को काफी बढ़ा सकते हैं। कई बेहतर किस्में उपलब्ध हैं जो बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी हैं और सही समय पर पक जाती है। किसानों को अपने स्थानीय कृषि विस्तार कार्यालय से सलाह लेनी चाहिए कि उनके खास क्षेत्र और मिट्टी के प्रकार के लिए कौन सी किस्म सबसे अच्छी है। बुवाई से पहले बीजों को थिरम या मैनकोजेब जैसे फफूंदनाशक से उपचारित करना एक बहुत अच्छी प्रथा है। यह आसान कदम छोटे पौधों को मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाता है, जिससे उन्हें जीवन में एक स्वस्थ शुरुआत मिलती है। एक बार जब खेत तैयार हो जाता है और बीज चुन लिए जाते हैं, तो बुवाई का समय आ जाता है। बीजों को पंक्तियों में बोना चाहिए, जिसमें हर पंक्ति के बीच लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी हो। एक पंक्ति के भीतर पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये दूरी हर पौधे को बढ़ने, सूरज की रोशनी तक पहुंचने और अपने पड़ोसियों के साथ प्रतिस्पर्धा किए बिना ठीक से विकसित होने के लिए पर्याप्त जगह देती है। पंक्तियों में बुवाई करने से बाद में निराई और दूसरे इंटरकल्चरल ऑपरेशंस करना भी बहुत आसान हो जाता है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना चाहिए। अच्छे अंकुरण के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई आदर्श है। सरसों की फसल को पनपने और अच्छी पैदावार देने के लिए सही पोषण जरूरी है। उर्वरकों का संतुलित उपयोग जरूरी है। अंतिम जुताई से पहले अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद को मिट्टी में डालना फायदेमंद होता है। इसके साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की संतुलित खुराक की जरूरत होती है। नाइट्रोजन का आधा और फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी खुराक बुवाई के समय डालनी चाहिए। नाइट्रोजन का बचा हुआ आधा हिस्सा पहली सिंचाई के दौरान टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए, जो आमतौर पर बुवाई के 30 से 40 दिन बाद की जाती है। यह स्प्लिट एप्लीकेशन सुनिश्चित करता है कि फसल को जरूरत पड़ने पर पोषक तत्व मिले। बेहतरीन तैयारी के बावजूद एक किसान का काम खत्म नहीं होता। बढ़ती हुई सरसों की फसल कई कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशील होती है, जो समय पर प्रबंधन न करने पर पैदावार कम कर सकती है। सबसे आम कीटों में से एक सरसों का माहू या तेला है। ये छोटे कीड़े पत्तियों और फलियों से रस चूसते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए किसानों को नियमित रूप से अपने खेतों की निगरानी करनी चाहिए। अगर इन्फेस्टेशन दिखाई देता है, तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार डाइमेथोएट या इमिडाक्लोप्रिड जैसे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव बहुत प्रभावी हो सकता है। मधुमक्खियों को बचाने के लिए शाम को छिड़काव करना जरूरी है, जो खेत में हमारे दोस्त हैं। सरसों की फसल के लिए एक और बड़ा खतरा सफेद रस्ट नाम की बीमारी है। यह फंगल बीमारी पत्तियों के निचले हिस्से और तनों पर सफेद छाले जैसे धब्बे के रूप में दिखाई देती है।
अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह पौधे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है और बीजों की क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है। सफेद रस्ट को रोकने के लिए बीमारी प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना पहली सुरक्षा पंक्ति है। अगर बीमारी दिखाई देती है तो मैनकोजेब या मेटालेक्सिल जैसे फफूंदनाशक का नियमित अंतराल पर छिड़काव इसके फैलाव को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। खेत की सही सफाई जैसे संक्रमित पौधों के हिस्सों को हटाना और नष्ट करना भी बीमारी का प्रबंधन करने का एक आसान लेकिन प्रभावी तरीका है। अल्टरनेरिया ब्लाइट एक और फंगल बीमारी है जो काफी नुकसान पहुंचा सकती है। यह पत्तियों, तनों और फलियों पर काले गोलाकार धब्बे बनाती है। यह बीमारी नम स्थितियों में पनपती है। इसे नियंत्रित करने के लिए पौधों के बीच उचित दूरी सुनिश्चित करें ताकि अच्छी हवा का संचार हो सके, जिससे पत्तियां सूखी रहें। अगर मौसम लंबे समय तक बादल वाला और गीला रहता है तो एक उपयुक्त फफूंदनाशक का निवारक छिड़काव फसल की रक्षा कर सकता है। हमेशा उत्पाद लेबल पर दिए गए निर्देशों का ध्यान से पालन करना याद रखें और खेत में किसी भी तरह के रसायन का छिड़काव करते समय अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। कीटों और बीमारियों से परे खरपतवार ऐसे चोर हैं जो हमारी मुख्य फसल से पोषक तत्व, पानी और सूरज की रोशनी चुराते हैं। निराई बुवाई के बाद पहले 20 से 40 दिनों के भीतर की जानी चाहिए, क्योंकि यह फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण समय है। यह हाथ से खुरपी से या बुवाई के तुरंत बाद पेंडिमेथालिन जैसे प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का उपयोग करके किया जा सकता है। खेत को खरपतवार मुक्त रखने से यह सुनिश्चित होता है कि सभी संसाधन और हमारी कड़ी मेहनत सीधे एक स्वस्थ और उत्पादक सरसों की फसल उगाने में लगे, जिससे किसान को बहुत बेहतर उपज और ज्यादा आय मिलती है। महीनों की केयरफुल नर्चरिंग के बाद अपनी मेहनत का फल काटने का समय आता है। सरसों की फसल आमतौर पर तब कटाई के लिए तैयार होती है जब लगभग 75% फलियां पीले भूरे रंग की हो जाती हैं और अंदर के बीज सख्त और गहरे हो जाते हैं। सही समय पर कटाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत जल्दी कटाई करते हैं तो बीज छोटे होंगे और उनमें तेल की मात्रा कम होगी। अगर आप कटाई में देरी करते हैं तो फलियां खेत में बिखर सकती हैं, जिससे बीजों का काफी नुकसान हो सकता है। कटाई सुबह के समय करनी चाहिए जब हवा ठंडी हो, क्योंकि इससे फलियों के बिखरने की संभावना कम होती है। एक बार जब फसल को हंसिया से काट लिया जाता है तो उसे तुरंत नहीं काटना चाहिए। काटी हुई क्रोपों को छोटे बंडलों में बांधकर कुछ दिनों के लिए धूप में सूखने के लिए खेत में छोड़ देना चाहिए। इस प्रक्रिया को क्योरिंग कहा जाता है। यह बची हुई हरी फलियों को पूरी तरह से पकने देती है और थ्रेशिंग की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाती है। बंडलों को एक साफ, सूखी सतह या तिरपाल की चादर पर ढेर करना चाहिए ताकि बीज मिट्टी और नमी के साथ मिलने से बचे। अच्छी क्वालिटी के बीज और उपज के लिए लंबी स्टोरेज लाइफ सुनिश्चित करने के लिए उचित सुखाना जरूरी है। थ्रेशिंग बीजों को फलियों से अलग करने की प्रक्रिया है। यह सूखे पौधों को डंडे से पीटकर या एक मैकेनिकल थ्रेशर का उपयोग करके मैन्युअल रूप से किया जा सकता है, जिससे बहुत समय और श्रम बचता है। थ्रेशिंग के बाद बीजों को भूसी, गंदगी और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए ठीक से साफ करना चाहिए। यह विनोविंग द्वारा किया जा सकता है, जिसमें बीजों को हवा में उछालना शामिल है ताकि हल्की भूसी हवा से उड़ जाए। साफ बीजों को बाजार में बेहतर कीमत मिलती है, इसलिए इस कदम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह एक अंतिम स्पर्श है जो आपकी कड़ी मेहनत से कमाई गई उपज में मूल्य जोड़ता है। अंत में अपनी फसल को तब तक सुरक्षित रखने के लिए उचित भंडारण महत्वपूर्ण है जब तक आपको अच्छी बाजार कीमत नहीं मिल जाती। साफ किए गए सरसों के बीजों को 4 से 5 दिनों के लिए धूप में अच्छी तरह सुखाना चाहिए, जब तक कि नमी की मात्रा लगभग 8% तक कम न हो जाए। उच्च नमी वाले बीज भंडारण के दौरान कवक और कीटों के होने के लिए अति संवेदनशील होते हैं। सूखे बीजों को साफ, सूखे छोड़ के बोरे में स्टोर करें और उन्हें फर्श और दीवारों के सीधे संपर्क से दूर एक अच्छी तरह हवादार स्टोर रूम में रखें। इन सरल लेकिन प्रभावी कटाई के बाद के तरीकों का पालन करके आप नुकसान को कम कर सकते हैं और अपनी सुनहरी सरसों की फसल से अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। जौ, जिसे इंग्लिश में बार्ले कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट और पुरानी अनाज की फसल है। किसान इसे हजारों सालों से दुनिया भर में उगाते आ रहे हैं।
ये फसल इसलिए खास है क्योंकि यह कई अलग अलग क्लाइमेट और कंडीशंस में उग सकती है। इसे गेहूं या चावल जैसी दूसरी बड़ी फसलों जितना पानी नहीं चाहिए होता, जिससे यह सूखे इलाकों के किसानों के लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन बन जाती है। यह लचीलापन एक बड़ा फायदा है, खासकर जब मौसम का मिजाज कम अनुमानित होता जा रहा है। कई खेती करने वाले समुदायों के लिए जौ खाने और पैसे कमाने का एक स्टेबल जरिया है, तब भी जब दूसरी फसलें बारिश की कमी या खराब मौसम के कारण खराब हो सकती हैं। जौ के यूजेस बहुत डाइवर्स हैं, जो इसकी वैल्यू को और बढ़ा देते हैं। इसका एक प्राइमरी यूज इंसान और जानवरों दोनों के लिए एक पौष्टिक भोजन के तौर पर है। जौ के दानों में जरूरी न्यूट्रिएंट्स, फाइबर और मिनरल्स भरपूर होते हैं। इनका इस्तेमाल रोटी, चपाती और दूसरी बेक्ड चीजें बनाने के लिए आटा बनाने में होता है। जौ का पानी एक पॉपुलर हेल्थ ड्रिंक है, जो अपनी ठंडक देने वाली प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। इसके अलावा दुनिया के जौ का एक बड़ा हिस्सा माल्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। यह माल्ट बियर बनाने के लिए ब्रूइंग इंडस्ट्री में और ब्रेकफास्ट सीरियल्स और सिरप सहित कई दूसरे बेवरेजेस और फूड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में एक की इंग्रेडिएंट है। एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से जौ एक शानदार रोटेशनल क्रॉप है। जौ लगाने से मिट्टी की हेल्थ सुधारने में मदद मिल सकती है। इसकी गहरी जड़ें कॉम्पैक्टेड मिट्टी को तोड़ने में मदद करती है, जिससे उसकी बनावट और एरेशन बेहतर होता है। जौ की कटाई के बाद बचा हुआ पुआल एक कीमती ऑर्गेनिक मैटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जब इसे वापस खेत में जोता जाता है, तो यह पुआल मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स से भरता है, जिससे अगली फसल केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत कम हो जाती है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस किसानों को लंबे समय तक मिट्टी की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी बनाए रखने में मदद करती है, जिससे उनकी खेती का काम समय के साथ ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव बनता है। किसानों के लिए जौ एक स्मार्ट इकोनॉमिक डिसीजन है। जौ की इनपुट कॉस्ट आमतौर पर दूसरी अनाज की फसलों की तुलना में कम होती है। इसे कम बीज, कम फर्टिलाइजर और कम इरिगेशन चाहिए होता है। कम शुरुआती इन्वेस्टमेंट किसान के लिए फाइनेंशियल रिस्क कम करता है। इसके अलावा फूड, फीड और बेवरेज इंडस्ट्रीज में इसके कई यूजेस के कारण जौ की डिमांड लगातार हाई रहती है। यह स्टेबल मार्केट यह सुनिश्चित करता है कि किसान अपनी उपज अच्छी कीमत पर बेच सके, जिससे एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और खेती करने वाले घरों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में योगदान होता है। एक अच्छी जौ की फसल उगाने के लिए सही तरह की मिट्टी और क्लाइमेट बहुत जरूरी है। जौ एक बहुत ही अडेप्टेबल पौधा है और यह कई तरह की मिट्टी में उग सकता है। हालांकि यह सबसे अच्छा रेतीली दोमट मिट्टी में उगता है, जिसमें अच्छी ड्रेनेज हो। इसका मतलब है कि मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जलभराव की स्थिति जौ के पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। मिट्टी के लिए आइडियल पीएच लेवल 6.0 और 8.5 के बीच होता है। क्लाइमेट के लिहाज से जौ को ठंडा और सूखा मौसम पसंद है। इसे आमतौर पर भारत में सर्दियों या रबी की फसल के तौर पर उगाया जाता है। शुरुआती ग्रोथ स्टेज के दौरान ठंडा तापमान पौधे को अच्छी तरह से जमने में मदद करता है। इससे पहले कि मौसम गर्म हो जाए, सही बीज चुनना और उन्हें सही समय पर बोना अच्छी पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। किसानों को सर्टिफाइड हाई क्वालिटी बीज चुनने चाहिए, जो उनके लोकल क्लाइमेट और मिट्टी की कंडीशंस के लिए अच्छी तरह से सूट करते हों। इन सर्टिफाइड बीजों में हाई जर्मिनेशन रेट की गारंटी होती है और वे बीमारियों से फ्री होते हैं। भारत के ज्यादातर हिस्सों में जौ बोने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर के आखिर तक होता है। बहुत जल्दी या बहुत देर से बोने से फसल की ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है और आखिर में अनाज की पैदावार कम हो सकती है। सही टाइमिंग यह सुनिश्चित करती है कि फसल चक्र सबसे फेवरेबल मौसम की कंडीशंस के साथ अलाइन हो। खेत तैयार करने और बीज बोने की प्रोसेस में ध्यान से काम करने की जरूरत होती है। बोने से पहले खेत को 2 से 3 बार जोतना चाहिए, ताकि मिट्टी बारीक और ढीली हो जाए। इससे बीजों को आसानी से अंकुरित होने में मदद मिलती है और जड़ें मिट्टी में गहराई तक जा पाती हैं। जुताई के बाद खेत को समतल करना चाहिए, ताकि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। बीज एक सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके बोए जा सकते हैं, जो उन्हें सही गहराई और स्पेसिंग पर रखता है। रिकमेंडेड बीज की दर प्रति हेक्टेयर लगभग 100 से 120 किलोग्राम है। सीड ड्रिल से लाइनों में बोना ब्रॉडकास्टिंग से बेहतर है, क्योंकि इससे पौधों की ग्रोथ बेहतर होती है
और खरपतवार निकालना आसान हो जाता है। सही इरिगेशन और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जौ की फसल को पोषण देने के लिए बहुत जरूरी है। जौ को गेहूं से कम पानी की जरूरत होती है, लेकिन अच्छी फसल के लिए समय पर इरिगेशन अभी भी इंपॉर्टेंट है। पहली सिंचाई बोने के लगभग 30 से 35 दिनों के बाद देनी चाहिए। टिलरिंग स्टेज के दौरान जब पौधा नई शाखाएं निकालना शुरू करता है, मौसम और मिट्टी के टाइप के आधार पर क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज पर 2 से 3 और सिंचाई की जरूरत हो सकती है। फर्टिलाइजर के लिए एक मिट्टी परीक्षण के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की एक बैलेंस्ड खुराक देनी चाहिए। यह पौधों को मजबूत बढ़ने और हेल्दी अनाज पैदा करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जौ की फसल को बीमारियों से बचाना अच्छी फसल सुनिश्चित करने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। कई फंगल बीमारियां जौ को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे रस्ट्स, स्मट्स और लीफ ब्लाइट। येलो रस्ट एक आम समस्या है जो पत्तियों पर छोटे पीले नारंगी रंग के फूंसी के रूप में दिखाई देती है, जिससे फोटोसिंथेसिस काफी कम हो सकता है और पौधा कमजोर हो सकता है। कवर्ड स्मट एक और बीमारी है जहां अनाज काले पाउडर वाले फंगल स्पोर्स के मांस से बदल जाते हैं। इन बीमारियों को रोकने के लिए किसानों को रोग प्रतिरोधी बीज की किस्में इस्तेमाल करनी चाहिए। बोने से पहले बीजों को एक उपयुक्त फंगिसाइड से उपचारित करना भी एक बहुत प्रभावी निवारक उपाय है जो युवा पौधों को संक्रमण से बचा सकता है। कीट पतंगे भी जौ की फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे पैदावार कम होती है और अनाज की क्वालिटी खराब होती है। एफिड्स सबसे आम पेस्टों में से एक है। ये छोटे कीड़े पत्तियों और तनों से रस चूसते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और यह वायरल बीमारियों को भी फैला सकते हैं। दीमक एक और गंभीर खतरा है, क्योंकि वे पौधे की जड़ों पर हमला कर सकते हैं, जिससे वह मुरझा जाता है और मर जाता है। इन पेस्टों को कंट्रोल करने के लिए किसानों को नियमित रूप से अपने खेतों की निगरानी करनी चाहिए। अगर कोई संक्रमण पाया जाता है तो उचित पेस्टनाशकों का स्प्रेइंग किया जा सकता है। लेडीबग्स जैसे प्राकृतिक शिकारियों को बढ़ावा देना जो एफिड्स खाते हैं, एक बेहतरीन बायोलॉजिकल कंट्रोल तरीका है। खरपतवार प्रबंधन फसल सुरक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। खरपतवार जौ के पौधों के साथ पानी, पोषक तत्वों और सूरज की रोशनी जैसे जरूरी संसाधनों के लिए कंपटीशन करते हैं। अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो वे फसल की पैदावार को गंभीर रूप से कम कर सकते हैं। जौ के खेतों में पाए जाने वाले आम वीड्सों में जंगली जई और बथुआ शामिल है। वीड्सों को मैनेज करने का सबसे प्रभावी तरीका कई तरीकों का कॉम्बिनेशन है। पहली निराई बोने के लगभग 30 से 40 दिनों के बाद की जानी चाहिए। छोटे खेतों के लिए हाथ से निराई करना एक ऑप्शन है। बड़े क्षेत्रों के लिए अनुशंसित समय और खुराक पर स्वीकृत हर्बिसाइड्स का उपयोग वीड्सों की ग्रोथ को प्रभावी ढंग से कंट्रोल कर सकता है, बिना जौ की फसल को नुकसान पहुंचाए। कीट और बीमारी प्रबंधन के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना सबसे टिकाऊ और प्रभावी रणनीति है। इसका मतलब है सांस्कृतिक, जैविक और रासायनिक तरीकों को मिलाना। गहरी गर्मी की जुताई जैसी सांस्कृतिक प्रथाएं मिट्टी में पेस्टों और वीड्सों के सुप्त चरणों को नष्ट कर सकती हैं। फसल चक्र, जहां जौ को हर साल एक ही खेत में नहीं उगाया जाता है, कई बीमारियों और पेस्टों के जीवन चक्र को तोड़ने में मदद करता है। रासायनिक पेस्टनाशकों और फंजिसाइड्स का उपयोग अंतिम उपाय होना चाहिए। जब उनका उपयोग किया जाता है तो उन्हें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बचने और उपज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण और विशेषज्ञ सिफारिशों के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। जौ की खेती के आखिरी चरण कटाई और भंडारण में अनाज की क्वालिटी बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने की जरूरत होती है। जौ की फसल आमतौर पर मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। बोने के लगभग 120 से 140 दिनों के बाद कटाई का सही समय तब होता है जब पौधे सुनहरे पीले रंग के हो जाएं और अनाज में नमी की मात्रा लगभग 20% हो। कटाई दरांती से मैन्युअल रूप से या कंबाइन हार्वेस्टर से मैकेनिकली की जा सकती है। कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग तेज और ज्यादा कुशल होता है, क्योंकि यह एक ही ऑपरेशन में अनाज को काटता, गाहता और साफ करता है, जिससे किसान का समय और श्रम लागत बचती है। कटाई के बाद अनाज को खराब होने से बचाने के लिए सही तरीके से सुखाना और स्टोर करना जरूरी है। कटे हुए अनाज को कुछ दिनों के लिए धूप में सुखाना चाहिए।
जब तक कि उनकी नमी की मात्रा लगभग 12% तक न आ जाए। यह एक बहुत जरूरी कदम है क्योंकि ज्यादा नमी वाले अनाज भंडारण के दौरान फंगस और पेस्टों के हमले के शिकार होते हैं। एक बार सूख जाने के बाद अनाज को किसी भी गंदगी, पुआल या खरपतवार के बीज को हटाने के लिए साफ करना चाहिए। भंडारण के लिए किसानों को साफ, सूखे और एयरटाइट कंटेनर या बोरे का इस्तेमाल करना चाहिए। भंडारण क्षेत्र या गोदाम हवादार होना चाहिए और कृंतकों और पेस्टों से सुरक्षित होना चाहिए ताकि जौ बेचने या इस्तेमाल होने तक अच्छी कंडीशन में रहे। जौ पोषण का एक पावर हाउस है और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह डाइटरी फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है, खासकर बीटा ग्लूकन नाम का एक प्रकार, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह मैंगनीज, सेलेनियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी खनिजों के साथ साथ बी विटामिन से भी भरपूर है। जौ का नियमित सेवन पाचन में मदद कर सकता है, ब्लड शुगर के स्तर को मैनेज करने में मदद कर सकता है और वजन प्रबंधन में योगदान कर सकता है, क्योंकि उच्च फाइबर सामग्री आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है। इसकी पोषण संबंधी प्रोफाइल इसे सभी उम्र के लोगों के लिए एक स्वस्थ आहार में एक मूल्यवान जोड़ बनाती है। किसानों के लिए जौ की खेती एक बहुत ही फायदेमंद और प्रॉफिटेबल वेंचर है। खेती की कम लागत और कम पानी में पनपने की इसकी क्षमता इसे कम जोखिम वाली फसल बनाती है। विभिन्न उद्योगों से लगातार मांग एक स्थिर बाजार और उपज के लिए अच्छी कीमतें सुनिश्चित करती है। आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर, जैसे उच्च उपज वाली किस्मों का उपयोग, संतुलित उर्वरक और उचित कीट प्रबंधन, किसान अपनी उपज और आय में काफी वृद्धि कर सकते हैं। जौ की खेती न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि स्थायी खेती को भी बढ़ावा देती है, जिससे यह आधुनिक किसान के लिए एक बुद्धिमान विकल्प बन जाती है, जो जमीन की देखभाल करते हुए लाभ को अधिकतम करना चाहता है। चना, जिसे लोकल भाषा में चना कहते हैं, भारत की सबसे जरूरी दाल वाली फसलों में से एक है। यह हमारे खेत और रोज की डाइट का एक जरूरी हिस्सा है। यह सचमुच पोषण का एक पावर हाउस है, जिसमें प्रोटीन भरपूर होता है, जो पूरे देश में लाखों परिवारों को ताकत देता है। यह मामूली दाल सिर्फ खाना नहीं है, यह अनगिनत किसानों के लिए, खासकर उन इलाकों में जहां पानी कम है, रोजी रोटी का जरिया है। किचन में इसकी वर्सेटिलिटी बेजोड़ है। यह गाढ़ी करी और नमकीन स्नैक्स से लेकर पौष्टिक आटे यानी बेसन तक सब में इस्तेमाल होता है। चने का महत्व सिर्फ खाने की प्लेट तक ही नहीं है, यह क्रॉप रोटेशन सिस्टम में एक अहम भूमिका निभाता है और अगली बुवाई के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। चने का आर्थिक और कृषि महत्व बहुत ज्यादा है। रबी की फसल के तौर पर यह खेती के कैलेंडर में बिल्कुल फिट बैठता है। खरीफ की कटाई के बाद आता है और ठंडे, सूखे महीनों में जमीन का सही इस्तेमाल करता है। कम अच्छी कंडीशन में भी उगने की इसकी क्षमता इसे सूखे और सेमी ड्राई जोन के किसानों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है। इसके अलावा चने के पौधों में मिट्टी में हवा से नाइट्रोजन को ठीक करने की एक खास क्षमता होती है, जो उनकी जड़ में बनने वाले नोड्यूल्स की वजह से होती है। यह नेचुरल प्रोसेस महंगे केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत को कम करता है, जिससे किसान का खर्च कम होता है और लंबी अवधि के लिए ज्यादा टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा मिलता है। हमारे देश में मुख्य रूप से दो तरह के चने उगाए जाते हैं, छोटे गहरे बीज वाले देसी चना और बड़े हल्के रंग वाले काबुली चना। देसी चना ज्यादातर उत्पादन में आता है और इसका इस्तेमाल दाल और बेसन बनाने के लिए किया जाता है। वहीं काबुली चना अक्सर छोले जैसे डिश में या सलाद में पूरा इस्तेमाल किया जाता है। हर तरह की अपनी मार्केट डिमांड और खेती की जरूरतें होती हैं, जो किसानों को अपने लोकल मौसम, मिट्टी के प्रकार और मौजूदा मार्केट कीमतों के आधार पर चुनाव करने का मौका देती है, जिससे रणनीतिक प्लानिंग हो पाती है। इस फसल की बुनियादी भूमिका को समझना सफल खेती की तरफ पहला कदम है। एक किसान के लिए चना बोना उनकी तुरंत इनकम और उनकी जमीन के भविष्य के स्वास्थ्य दोनों में एक इन्वेस्टमेंट है। यह एक लचीली और फायदेमंद फसल है, जिसने पीढ़ियों को पाला है। मॉडर्न तकनीकों को अपनाकर और ट्रेडिशनल ज्ञान का सम्मान करके किसान अपनी उपज और मुनाफे को काफी बढ़ा सकते हैं। इस गाइड का मकसद एक साफ और सीधा रास्ता बताना है, जिसमें खेत तैयार करने से लेकर फाइनल कटाई को सुरक्षित रूप से स्टोर करने तक हर जरूरी स्टेज शामिल है, ताकि हर किसान को अपने चने की फसल से
बेस्ट पॉसिबल नतीजा मिल सके। चने की बम्पर फसल पाने का सफर एक बीज बोने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। यह मिट्टी की सावधानी पूर्वक तैयारी से शुरू होता है। चना हल्की से भारी मिट्टी में अच्छी तरह उगता है, जो अच्छी तरह से सूखी होती है। पानी भरा रहना इस फसल का दुश्मन है, क्योंकि इससे जड़ सड़ सकती है और दूसरी खतरनाक बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यह पक्का करना है कि खेत में पानी निकलने का सही इंतजाम हो। चने के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच 6 से 7.5 तक होता है। एक सिंपल मिट्टी टेस्ट बहुत जरूरी जानकारी दे सकता है, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि मिट्टी को हेल्दी पौधों के विकास के लिए इस सबसे अच्छी रेंज में लाने के लिए किसी बदलाव की जरूरत है या नहीं। एक बार जब मिट्टी का प्रकार सही मान लिया जाता है, तो अगला कदम अच्छी तरह से जुताई करना है। खेत को 1 या 2 बार अच्छी गहराई तक जोतना चाहिए, जिससे मिट्टी के बड़े ढेले टूट जाते हैं और मिट्टी में हवा भर जाती है। जुताई के बाद जमीन को एक पटिया या लेवलर का इस्तेमाल करके समतल करना चाहिए। इससे एक बारीक मजबूत बीज बोने का बेड बनता है, जो बीजों के एक समान अंकुरण के लिए जरूरी है और सिंचाई और खरपतवार निकालने जैसे बाद के कामों को मैनेज करना बहुत आसान बना देता है। एक अच्छी तरह से समतल खेत यह पक्का करता है कि पानी समान रूप से बंटे और निचले इलाकों में जमा होने से रोके, जिससे नाजुक छोटे पौधे सुरक्षित रहते हैं। सही बीज चुनना शायद किसान का सबसे जरूरी फैसला होता है। हमेशा एक ऐसी किस्म के उच्च गुणवत्ता वाले सर्टिफाइड बीज चुनें, जो आपके खास क्षेत्र के मौसम और मिट्टी की कंडीशन के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हो। ऐसी किस्मों की तलाश करें जो अपनी ज्यादा उपज क्षमता और विल्ट और रस्ट जैसी आम बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती हो। बुआई से पहले अंकुरों को बीज से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए बीजों को थिरम या कैप्टन जैसे फफूंदनाशक से उपचारित करने की बहुत सिफारिश की जाती है। इसके अलावा बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना एक जरूरी कदम है। यह बायो फर्टिलाइजर पौधों को नाइट्रोजन को ज्यादा असरदार तरीके से ठीक करने में मदद करता है, जिससे उनकी ग्रोथ बढ़ती है और मिट्टी स्वाभाविक रूप से उपजाऊ बनती है। बुवाई का समय चने की फसल की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। बुवाई का आदर्श समय आमतौर पर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर के पहले हफ्ते तक होता है। बहुत जल्दी बुवाई करने से फसल ज्यादा गर्मी के संपर्क में आ सकती है और विल्ट बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, जबकि बहुत देर से बुवाई करने से फूल आने और फलियां भरने के स्टेज के दौरान ज्यादा तापमान शुरू होने के कारण वनस्पति विकास कम हो सकता है और उपज कम हो सकती है। बारिश वाले इलाकों के लिए बुवाई थोड़ी पहले अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े के आसपास की जानी चाहिए, ताकि मानसून के मौसम से मिट्टी में बची हुई नमी का सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सके। चने के पौधों को मजबूत बनाने और अच्छी उपज पैदा करने के लिए पोषक तत्वों का सही मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हालांकि चना अपना नाइट्रोजन खुद ही फिक्स कर सकता है, फिर भी बुवाई के समय पोषक तत्वों की एक छोटी शुरुआती खुराक से इसे फायदा होता है। एक आम सलाह यह है कि प्रति हेक्टेयर लगभग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस का इस्तेमाल करें। यदि आपके मिट्टी के टेस्ट से कमी का पता चलता है, तो प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम सल्फर मिलाना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इन फर्टिलाइजर को अंतिम जुताई से पहले मिट्टी में डालना चाहिए, ताकि वे अच्छी तरह से मिल जाएं और छोटे पौधों की जड़ों को आसानी से मिल सकें। चने के लिए सिंचाई की जरूरतें अपेक्षाकृत कम होती हैं। यही वजह है कि यह इतनी लोकप्रिय रबी की फसल है। कई मामलों में फसल को मिट्टी में बची हुई नमी का उपयोग करके सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सर्दियों में अच्छी बारिश होती है। हालांकि यदि सर्दी सूखी हो, तो 1 या 2 हल्की सिंचाई से अंतिम उपज में काफी फर्क पड़ सकता है। सिंचाई के लिए सबसे जरूरी स्टेज फूल आने से ठीक पहले और फली के विकास के दौरान होती है। इन समयों पर पानी डालने से यह पक्का होता है कि पौधे के पास हेल्दी फूल पैदा करने और फलियों को ठीक से भरने के लिए पर्याप्त नमी है, जिससे भारी और बेहतर क्वालिटी के दाने बनते हैं। खरपतवार चने की फसल के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि वे पानी, पोषक तत्वों और सूरज की रोशनी जैसे जरूरी संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे अंतिम उपज में काफी कमी आ सकती है। इसलिए प्रभावी खरपतवार नियंत्रण जरूरी है।
बुवाई के बाद पहले 30 से 60 दिन खरपतवार प्रबंधन के लिए सबसे जरूरी अवधि होती है। 1 या 2 बार हाथ से खरपतवार निकालना या निराई करना अगर सही समय पर किया जाए तो बहुत प्रभावी हो सकता है। जो लोग केमिकल तरीका पसंद करते हैं उनके लिए बुवाई के 2 दिनों के भीतर मिट्टी पर पेंडिमेथालिन जैसा प्री इमरजेंस हर्बिसाइड छिड़का जा सकता है। ये ज्यादातर खरपतवारों को उगने से रोकता है, जिससे फसल को एक साफ प्रतिस्पर्धी शुरुआत मिलती है। बढ़ते मौसम के दौरान कीटों और बीमारियों से फसल की सुरक्षा एक लगातार चलने वाला काम है। फली छेदक या हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा सबसे विनाशकारी कीट है, क्योंकि यह सीधे फलियों और दानों को नुकसान पहुंचाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए नियमित निगरानी जरूरी है। यदि आप लार्वा देखते हैं तो आप एमामेक्टिन बेंजोएट जैसा उचित कीटनाशक छिड़क सकते हैं। बीमारियों में फ्यूजेरियम विल्ट एक बड़ी चिंता है, जिससे पौधे अचानक सूख जाते हैं। सबसे अच्छा बचाव विल्ट प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना और फसल रोटेशन का अभ्यास करना है। एक ही खेत में साल दर साल चने बोने से बचें। नुकसान को कम करने के लिए जल्दी पता लगाना और तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। जैसे ही सर्दी का मौसम खत्म होने लगता है, चने के पौधे पकने लगेंगे, जिससे पता चलेगा कि कटाई का समय आ रहा है। कटाई का सही समय वह होता है जब पौधों की पत्तियां पीली भूरी हो जाती हैं और गिरने लगती हैं। अगर आप किसी पौधे को हिलाते हैं तो फलियां खड़खड़ाना चाहिए, जिससे पता चलता है कि अंदर के दाने सख्त और सूखे हैं। कटाई में देरी न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा पकने से फलियां खेत में ही टूट सकती हैं, जिससे उपज का काफी नुकसान हो सकता है। पौधों को आमतौर पर हंसिए से जमीन के करीब से काटा जाता है या बड़े खेतों में मैकेनिकल हार्वेस्टर से काटा जाता है। काटने के बाद काटे गए पौधों को इकट्ठा करके लगभग 5 से 6 दिनों तक धूप में सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। यह सुखाने की प्रक्रिया थ्रेशिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और दानों में नमी की मात्रा को सुरक्षित भंडारण के लिए पर्याप्त रूप से कम रखने के लिए बहुत जरूरी है। पौधों को खेत के एक साफ सूखे हिस्से में या थ्रेशिंग फ्लोर पर ढेर लगाना चाहिए। एक बार पर्याप्त रूप से सूखने के बाद दानों को फलियों और डंठलों से अलग करने के लिए पौधों की थ्रेशिंग की जाती है। यह मैनुअल रूप से पौधों को छड़ी से पीटकर या मैकेनिकल थ्रेशर का उपयोग करके किया जा सकता है, जो ज्यादा मात्रा में उपज के लिए बहुत तेज और ज्यादा कुशल होता है। चने की फसल की उपज उगाई गई किस्म मिट्टी के प्रकार, सिंचाई और समग्र प्रबंधन प्रथाओं के आधार पर बहुत अलग हो सकती है। औसतन एक अच्छी तरह से प्रबंधित सिंचित फसल प्रति हेक्टेयर 20 से 30 क्विंटल तक उपज दे सकती है। बारिश वाली फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 10 से 15 क्विंटल की उपज को काफी अच्छा माना जाता है। थ्रेशिंग के बाद दानों को भूसी, गंदगी और टूटे हुए बीज को हटाने के लिए अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। उचित सफाई न केवल उपज के बाजार मूल्य में सुधार करती है, बल्कि भंडारण के दौरान कीटों के संक्रमण को रोकने में भी मदद करती है, जिससे कटाई की क्वालिटी समय के साथ बनी रहती है। उचित भंडारण आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित करने का अंतिम और सबसे जरूरी कदम में से एक है। चना के दानों को तब तक सुखाया जाना चाहिए जब तक उनकी नमी की मात्रा 10 से 12% से कम न हो जाए। ज्यादा नमी वाले दाने फंगस और भंडारण कीटों के हमले के लिए संवेदनशील होते हैं। सूखे दानों को साफ, सूखी छूट की बोरियों या वाली रोटी डिब्बों में स्टोर करें। स्टोर करना ठंडा, सूखा और अच्छी तरह भरा होना चाहिए और नमी कटाई से पहले इसे साफ और धोना करना चाहिए। इससे लेकिन प्रभावी कदम पर पानी भरकर जमीन को नमी करने से लेकर अनाज को सुरक्षित रूप से स्टोर करने तक अपने रिटर्न को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। जय सिया राम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल की जो हर घर की रसोई में राज करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरी हरी मीठी मीठी मटर की। मटर की खेती हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। इसमें मेहनत कम लगती है और मुनाफा ज्यादा होता है। यह एक ऐसी फसल है जिसे आप सब्जी के लिए भी उगा सकते हैं और दाल के लिए भी। इसकी जड़ें जमीन के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं। ये जमीन में नाइट्रोजन भर देती है, जिससे अगली फसल और भी अच्छी होती है। तो समझिए, आम के आम और गुठलियों के दाम। यह फसल हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों किसानों को रोजगार देती है। मटर की खेती की सबसे खास बात यह है
कि यह कम समय में तैयार हो जाती है। जहां दूसरी फसलों में महीनों लग जाते हैं, वहीं मटर कुछ ही महीनों में आपको कमाई देना शुरू कर देती है। इसे आप मुख्य फसल के रूप में भी लगा सकते हैं या फिर दो फसलों के बीच के खाली समय में भी उगा सकते हैं। इससे आपकी जमीन कभी खाली नहीं रहेगी और आपकी आमदनी लगातार बनी रहेगी। मटर का उपयोग अनेक तरीकों से होता है, ताजी सब्जी, फ्रोजन मटर, सूखी मटर और यहां तक कि पशुओं के चारे के रूप में भी। इसकी बहुमुखी प्रतिभा ही इसे किसानों के बीच इतना लोकप्रिय बनाती है। भारत में मटर की कई बेहतरीन किस्में हैं जो अलग अलग मौसम और मिट्टी के लिए उपयुक्त हैं। कुछ किस्में जल्दी पक जाती हैं तो कुछ ज्यादा पैदावार देती है, जैसे कि आर्केल किस्म। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और बाजार में इसके अच्छे दाम मिलते हैं। फिर है पूसा प्रगति, जो बीमारियों से लड़ने में माहिर है और इसकी फलियां लंबी और दानों से भरी होती हैं। बोनविले जैसी किस्में भी हैं जिनके दाने मीठे होते हैं और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इनकी बहुत मांग रहती है। सही किस्म का चुनाव आपकी आधी मेहनत कम कर देता है और मुनाफे की गारंटी बढ़ा देता है। तो मेरे किसान भाइयों और बहनों, मटर की खेती सिर्फ एक फसल उगाना नहीं है, बल्कि यह अपनी आमदनी बढ़ाने और अपनी जमीन को और भी उपजाऊ बनाने का एक सुनहरा अवसर है। इस फसल की मांग बाजार में साल भर बनी रहती है, चाहे वो घर की रसोई हो, होटल हो या फिर बड़ी-बड़ी फूड कंपनी। जब मांग ज्यादा होगी तो दाम भी अच्छा मिलेगा। इसलिए चलिए आज हम सब मिलकर मटर की खेती की पूरी जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम कम लागत पर एक खूबसूरत फसल उगा सकते हैं और अपनी मेहनत का मीठा फल पा सकते हैं। आगे हम इसकी पूरी प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझेंगे। अब बात करते हैं तैयारी की, क्योंकि सही शुरुआत का मतलब है आधी जीत। मटर की खेती के लिए जमीन की तैयारी बहुत जरूरी है। सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। मिट्टी जितनी नरम और हवादार होगी, मटर की जड़ें उतनी ही गहराई तक जाएंगी और पौधे को ताकत मिलेगी। जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। इससे सिंचाई करने में आसानी होती है और पानी पूरे खेत में एक समान रूप से फैलता है। याद रखिए, एक अच्छी तरह से तैयार किया गया खेत एक स्वस्थ फसल की नींव रखता है। जमीन की तैयारी के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है मिट्टी का चुनाव और उसे ताकत देना। मटर की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी का निकास अच्छा हो। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी कमजोर है तो चिंता की कोई बात नहीं। बुआई से पहले खेत में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर डालें। यह मिट्टी को ताकत देता है और रासायनिक उर्वरकों पर आपकी निर्भरता कम करता है। इससे आपकी लागत भी कम होगी और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। जैविक खाद जमीन के लिए अमृत समान है, यह मिट्टी में जान डाल देती है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, बीज का चुनाव और उसका उपचार। हमेशा अच्छी और भरोसेमंद जगह से ही बीज खरीदें। बीज स्वस्थ, मोटा और किसी भी बीमारी से मुक्त होना चाहिए। अच्छी किस्म का चुनाव पैदावार को 20 से 25% तक बढ़ा सकता है। बीज बोने से पहले उसका उपचार करना बहुत जरूरी है। इससे बीज को मिट्टी में होने वाली बीमारियों और कीड़ों से बचाया जा सकता है। इसके लिए आप बाविस्टिन या कैप्टान जैसे फफूंदनाशक का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद राइजोबियम कल्चर से बीज का उपचार करें। यह जड़ों में गांठें बनाने में मदद करता है, जिससे पौधा हवा से नाइट्रोजन ले पाता है। बुआई का सही समय चुनना भी बहुत जरूरी है। मटर एक ठंडे मौसम की फसल है। मैदानी इलाकों में इसकी बुआई का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के मध्य तक होता है। अगर आप अगेती किस्म लगा रहे हैं तो अक्टूबर की शुरुआत में भी बो सकते हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में इसे मार्च अप्रैल या सितंबर अक्टूबर में बोया जा सकता है। समय पर बुआई करने से फसल का विकास अच्छा होता है और उसे कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का खतरा भी कम रहता है। सही समय पर बोया गया बीज ही आपको सही समय पर मुनाफा देगा। एक बार जब बीज जमीन में चला गया तो समझिए आपका काम आधा हो गया। अब शुरू होती है फसल की देखभाल, जो एक बच्चे की परवरिश की तरह है। सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई की। मटर की फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ज्यादा पानी जड़ों को सड़ा सकता है। पहली सिंचाई हमेशा हल्की करें और बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद करें। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई तब करें जब पौधों में फूल आने लगे, और तीसरी सिंचाई तब जरूरी होती है जब फलियां बननी शुरू हो जाएं। अगर सर्दियों में बारिश हो जाती है तो सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है। हमेशा ध्यान रखें, खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए।
सिंचाई के साथ साथ निराई गुड़ाई भी बहुत जरूरी है। खरपतवार यानी कि फालतू घास फूस आपकी फसल के दुश्मन होते हैं। ये जमीन से सारा पोषण और पानी खींच लेते हैं, जिससे आपके मटर के पौधे कमजोर हो जाते हैं। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए। इससे खरपतवार भी निकल जाते हैं और मिट्टी में हवा का संचार भी अच्छा होता है। अगर खरपतवार ज्यादा है तो आप पेंडिमेथालिन जैसे खरपतवार नाशकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। साफ सुथरा खेत अच्छी पैदावार की गारंटी देता है। अब बात करते हैं फसल की सुरक्षा की, यानी कीट और रोगों से बचाव। मटर में कुछ आम समस्याएं आती हैं, जैसे पत्ती छेदक कीट, फली छेदक कीट और पाउडरी मिल्ड्यू, जो चूर्णी लासिता भी कहलाती है। इनसे बचाव के लिए पहले से ही सतर्क रहना जरूरी है। नीम के तेल का छिड़काव एक बहुत अच्छा जैविक तरीका है, जो कई तरह के कीटों को दूर रखता है। अगर कीटों का हमला ज्यादा हो तो आप इमिडाक्लोप्रिड जैसी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, जो पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा दिखता है, घुलनशील सल्फर का छिड़काव करें। हमेशा याद रखें, रोकथाम इलाज से बेहतर है। फसल को सहारा देना भी एक महत्वपूर्ण काम है, खासकर उन किस्मों के लिए जो लंबी बढ़ती है। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, तो उन्हें लकड़ी की डंडियों या तारों का सहारा दे सकते हैं। इससे पौधे जमीन पर नहीं गिरते, फलियां मिट्टी के संपर्क में नहीं आती और सड़ने से बच जाती है। सहारा देने से फलियों की तुड़ाई भी आसान हो जाती है और हवा का संचार अच्छा होने से बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। ये एक छोटी सी मेहनत है, लेकिन इससे आपकी उपज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में काफी सुधार होता है। आपकी थोड़ी सी देखभाल फसल को भरपूर बना देगी। अब आता है वो समय जिसका हर किसान को इंतजार रहता है, कटाई का समय। मटर की कटाई सही समय पर करना बहुत जरूरी है। अगर आप सब्जी के लिए मटर उगा रहे हैं तो तुड़ाई तब करें जब फलियां पूरी तरह से भर जाएं और उनका रंग गहरा हरा हो। फलियों को दबाने पर दाने मोटे महसूस होने चाहिए। ज्यादा देर करने से दाने सख्त हो जाते हैं और उनका मीठापन कम हो जाता है, जिससे बाजार में दाम अच्छा नहीं मिलता। तुड़ाई का काम हर 4 से 5 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए, क्योंकि सारी फलियां एक साथ नहीं पकती। यह आपकी मेहनत का फल पाने का समय है। कटाई के बाद उपज को संभालना और बढ़ाना भी एक कला है। 1 एकड़ जमीन से आपको औसतन 30 से 40 क्विंटल ताजी हरी फलियां मिल सकती हैं। यह आपकी किस्म, मिट्टी और देखभाल पर निर्भर करता है। उपज बढ़ाने के लिए हमेशा प्रमाणित बीजों का ही इस्तेमाल करें। समय पर खाद और पानी दें और खरपतवार नियंत्रण पर पूरा ध्यान दें। एक और टिप है, जब फसल में फूल आ रहे हों तो आप हल्की सिंचाई के साथ कुछ पोषक तत्वों का छिड़काव कर सकते हैं। इससे फूलों की संख्या बढ़ती है और ज्यादा फलियां बनती हैं। आपकी मेहनत ही आपकी उपज को आसमान तक पहुंचाएगी। फसल तैयार है, अब इसे बेचना कहां है? सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी फसल को सीधे स्थानीय मंडी में ले जाएं। वहां आपको ताजे माल का अच्छा दाम मिलता है। आप सीधे बड़े सब्जी विक्रेताओं या होटल और रेस्टोरेंट वालों से भी संपर्क कर सकते हैं। इससे बिचौलिए खत्म हो जाते हैं और मुनाफा सीधा आपकी जेब में आता है। आजकल कई किसान मिलकर अपना एक समूह बना लेते हैं और फिर बड़ी कंपनियों को सीधे माल बेचते हैं, जैसे फ्रोजन मटर बनाने वाली कंपनियां। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आपको बाजार में मोलभाव करने की ताकत मिलती है। अंत में मेरे प्यारे किसान भाइयों, मटर की खेती सचमुच मेहनत कम, मुनाफा ज्यादा का सौदा है। ये एक ऐसी फसल है जो कम समय और कम लागत में आपको अच्छी आमदनी दे सकती है। सही जानकारी, सही तरीका और थोड़ी सी मेहनत से आप मटर की खेती में सफलता पा सकते हैं। यह न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, बल्कि आपकी जमीन को भी सेहतमंद बनाएगा। इस बार मटर की खेती जरूर आजमाएं और अपनी मेहनत को मुनाफे में बदलते हुए देखें। आपकी मेहनत और लगन को मेरा सलाम।